गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका रामखान स्कूल की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कल हमने पढ़ा था कि वस्त्र विज्ञान व्यक्तित्व का संबंध, उसमें अपन ने पढ़ा था डिज़ाइन के तत्व, एलिमेंट्स पढ़े थे, कला के तत्व के बारे में पढ़ा था। तो उसमें अपन ने रेखा पढ़ा था। अब आज अपन पढ़ेंगे आकार। आकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो कला का महत्वपूर्ण तत्व होता है आकार। विभिन्न रेखाओं से, मतलब भिन्न भिन्न रेखाओं से मिलकर एक आकृति, जैसे चार रेखाओं का एक आकृति बनती है। दो आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है वो वर्गाकार होता है, और चारों भुजाएं समान होंगी तो ये एक आकृति बनती है। भिन्न भिन्न रेखाओं का आपस में मिलना, वो क्या है, आकार कहलाता है। वस्त्रों पर आकर्षक डिज़ाइन उत्पन्न करने के लिए विभिन्न आकारों का उपयोग किया जाता है। वस्त्र पर बने नमूने में आकार मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, वर्गाकार हो गया, आयताकार हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, वर्ताकार हो गया। ठीक है, इनके बारे में अपन अब जानेंगे। तो कि वर्गाकार क्या होता है। तो सबसे पहले कि वर्गाकार क्या है। इस प्रकार की आकृति बनाने के लंबवत रेखा और समतल रेखाएं ही एक ही माप की होती हैं, एक जैसे अब ये लंबवत होगी, ये समतल रेखा होगी, फिर वापस लंबवत और ये समतल। ये चारों रेखाएं क्या है, समान आकृति की, इनकी लंबाई समान होती है। चारों जो रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान होगी तो वो वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अगला आता है आयताकार। आयताकार में क्या, आमने सामने की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और ये समतल, और दोनों समतल रेखाएं जो होंगी, आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो क्या है, बराबर होंगी, तो वो आयत का निर्माण करती है। जैसे समतल रेखा लंबी है तो नीचे की समतल रेखा भी लंबी होगी। लंबवत रेखा दोनों अगर बराबर हैं तो वो क्या है कि आयत कहलाता है। फिर आता है त्रिभुजाकार। जैसे एक त्रिभुज की आकृति, मतलब तीन रेखाएं आपस में मिलती हैं तो क्या है, त्रिभुज का आकार, त्रिभुज की आकृति धारण करती है। डिजाइन आकार नापना, एक भाग समतल का होगा और दो भाग क्या, तिरछी रेखाएं होंगी, वो त्रिभुज होता है। जैसे ये समतल होगी, अब इसके ऊपर जो दो रेखाएं होंगी वो तिरछी रेखाएं होंगी, वो त्रिभुज का आकार धारण कर लेती है। फिर आता है वर्ताकार। वर्ताकार में क्या, इस प्रकार की आकृति पूरी जैसे एक बिंदु से स्टार्ट हुई वापस उसी बिंदु पे जाके मिल जाती है। सर्कल में जो मिलती है, एकदम गोल डिज़ाइन में जो मिलती है वो क्या है, वर्त कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अपने आता है कि आकार, तो ये होगी भी, आकार कितने प्रकार की होगी। वर्गाकार हो गया, वर्गाकार में चारों भुजाएं लंबवत हो या समतल रेखा हो, ये रेखाएं क्या है, इनकी लंबाई समान होती है। और आयत में क्या है कि आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी। त्रिभुज में एक समतल रेखा होगी और दो आड़ी रेखाएं होंगी। और वर्ताकार में जिस बिंदु से रेखा शुरू हुई है वापस उसी बिंदु पे आके मिलती है तो वो वर्ग कहलाती है। अब आता है रंग। रंग के बिना क्या है, अपना जीवन अधूरा है, मतलब उदासीन है। रंग के द्वारा ही एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल अच्छा बनता है। तो इसमें क्या है कि इसलिए रंग का महत्व है कि अपन जो भी परिधान होंगे, अपन कलरफुल जो परिधान पहनते हैं, कलरफुल डिज़ाइन जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कलर होंगे वो अपने जीवन को खुशमय बनाते हैं। जैसे अपन खुशी के समय अपन बहुत चटकदार रंग पहनते हैं, जैसे विवाह है, शादी विवाह के टाइम में अपन ज़्यादा चटकीले रंग का उपयोग करते हैं। नॉर्मली अपन साधारण कलरों का उपयोग करते हैं। तो परिधान में रंग प्राण की तरह है, मतलब एक वस्त्र में रंग ही एक वस्त्र को प्राण दान देता है। कि जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में भाई एकदम उदासीन है, उसमें अगर कलर भर दे, मतलब प्राकृतिक जो कलर होते हैं, जैसे प्रकृति है, प्रकृति में हरे भरे पेड़ होते हैं तब बहुत सुंदर अच्छा लगता है। और जब वो पेड़ सूख जाते हैं तो एकदम से ऐसे सुन सी हो जाती है, तो सुनसान सी हो जाती है कि भाई हाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सेम वही सिचुएशन होती है कि वस्त्र एकदम एक वाइट कलर का वस्त्र है, उसको कलरफुल बना दिया जाए, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है।
तो उसमें जीवन डालता है। रंगों की वजह से ही वस्त्र जीवंत और आकर्षक लगते हैं। वस्त्रों में नमूना बनाते समय रंग संयोजन का अपना एक विशिष्ट और अनोखा स्थान होता है। ठीक है, एक अनोखा स्थान होगा, विशिष्ट स्थान होगा। रंगों का प्रयोग हमारी व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है कि अपनी व्यक्तिगत रुचि, कोई व्यक्ति जैसे हल्के रंगों को ज़्यादा पसंद करता है, कोई चटक रंगों का ज़्यादा उपयोग करता है। वस्त्रों में रंगों का संयोजन व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि वे अपने व्यक्तित्व को उभारने में शक्तिशाली माध्यम होता है। किंतु कितनी भी सुंदर और उचित गुण क्यों ना हो, मतलब कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा शक्तिशाली माध्यम होता है, किंतु कि सुंदर और अच्छा गुण व्यक्ति में हो, मतलब व्यक्ति में अच्छे गुण, अच्छे सुंदरता हो, तभी वो परिधान वस्त्र उस पर अच्छे आकर्षक लगते हैं, उस पर अच्छे सूट करते हैं। रंग अगर उन्हें सूट नहीं करते, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, जैसे किसी भी व्यक्ति का कलर अगर डार्क है, जैसे काले, अगर उस व्यक्ति का कलर काला है, तो उस पर क्या, अगर अपन उसी कलर के, गहरे कलर के कपड़े पहनाते हैं तो वो उसी के कलर में मिक्स हो जाते हैं। अगर कोई एकदम फेयर कलर है और उस व्यक्ति को लाइट कलर के कपड़े पहनाएंगे तो वो उसी के शरीर के अकॉर्डिंग फेयर ही लगेंगे। इसलिए क्या है कि गोरे व्यक्ति को हमेशा चटक रंग, अच्छे गहरे रंग पहनाने चाहिए कि वो सुंदर आकर्षक लगे। व्यक्ति की त्वचा का रंग, आयु, आकार, व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, इसलिए उचित रंगों का संयोजन पहनने वालों को एक विशेष आत्मविश्वास प्रदान करता है। फैशन के अनुसार भी रंगों का प्रयोग रुचिकर होता है। फैशन के अकॉर्डिंग, जैसे भाई जो फैशन है, जिस समय में जो ज़्यादा प्रचलित है, उसका अगर अपन उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें वो अच्छा लगता है। अगर फैशन के विदाउट अपन किसी रंग का उपयोग करते हैं तो वो बहुत ऐसे ऑकवर्ड सा लगता है, पता नहीं क्या पहन लिया क्या, तो ये उस पर प्रभावित करता है जीवन को। रंगों का संयोजनात्मक प्रभाव के साथ व्यक्ति संवेगात्मक प्रभाव, मतलब रंगों के सौंदर्यता ही व्यक्ति के क्या संवेगों को भी प्रभावित करता है। जैसे कोई व्यक्ति उदास होता है तो उसे हल्के रंग, उदासीन रंगों का ज़्यादा उपयोग करते हैं वो लोग। खुश होते हैं तो गहरे रंगों का उपयोग करते हैं, तो वो उससे जुड़े रहते हैं। व्यक्ति पर विभिन्न रंगों का विभिन्न प्रभाव होता है, भिन्न प्रभाव होता है। जैसे लाल रंग क्या है, उत्साह है, जोश, खुशी का, जोश, खतरे का प्रतीक होता है। पीला रंग जो है खुशी और खिला हुआ होता है, जोश का होता है। हरा रंग क्या होता है, ठंडा, शीतलता प्रदान, संतोष, आराम प्रदान करने वाला होता है। जैसे ग्रीन घास में अपन घूमते हैं तो अपने को शीतलता प्रदान करते हैं। नारंगी रंग जो है प्रसन्नता और उल्लास, उत्साह, जोश का होता है। नीला रंग शांत, गंभीर और शीतल और विशाल होता है। जामुनी रंग प्रभावित, चमकीला व संतोष प्रदान करने वाला। श्वेत शुद्ध, ठंडा, शीतलता प्रदान करता है। काला रंग क्या है, शोक को व्यक्त करने वाला होता है। तो रंग भी हर चीज़ को व्यक्त करते हैं। अब है, ये तो हो गए अपने कलर। रंगों की व्यक्ति के रंगों के बिना व्यक्ति का जीवन एकदम रंगहीन, उदासीन है, और रंगों से ही व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। तो ये चीज़ें अपने बहुत ज़्यादा, हर चीज़ अपने जीवन से जुड़ी रहती है। फिर आता है बनावट। बनावट कैसी होनी चाहिए, किसी भी वस्त्र की बनावट, डिज़ाइन भी बनावट सबसे प्रभावित होती है कि उस व्यक्ति, जो चीज़ हमने बनाई है वो अपने लिए सूटेबल है या नहीं, अपने लिए अच्छा है नहीं इस चीज़ का। तो बनावट कला के तत्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वस्त्र के बाहरी स्वरूप और स्पर्श संबंधी गुण को बनावट कहते हैं। वस्त्र की सतह चिकनी, खुरदरी, रोएदार, चमक और मुलायम कड़क होती है। मतलब वस्त्र की सतह उस पर जैसे कड़क है या नरम है, या वो उसकी बनावट पे निर्भर करता है। तो उसी के अनुसार वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अपन छूकर उस चीज़ का एहसास, देखकर ऐसा पता लगाया जा सकता है कि भाई ये वस्त्र कैसा अच्छा है या सुंदर है, किस प्रकार का है, उसकी बनावट का पता लगाते हैं। नमूना बनाते समय वस्त्र की बनावट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बनावट में हमेशा एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसा समतल, एक लयबद्धता के साथ वस्त्र को बनाना चाहिए। जैसे मखमल पर मखमल का
पे बंद ही अच्छा लगता है। मखमली कपड़े पे अपन मखमली रेशे का, जैसे चिकनकारी की कढ़ाई है, चिकनकारी वस्त्र पर अपन करते हैं तो अच्छा लगता है। खद्दर के वस्त्र पर उसी के अकॉर्डिंग अपन जो बुनाई करते हैं तो वो अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उस चीज़ों का चुनाव करना चाहिए। खुरदरी सतह वाले डिज़ाइन बनाए जाते हैं तो ये भी उससे प्रभावित होता है, न कि खुरदरी सतह पर अपन साटन का डिज़ाइन बना दें तो वो एकदम ऑकवर्ड सा लगता है, बहुत अजीब सा महसूस होता है। फिर उपरोक्त डिज़ाइन कला के तत्वों का अध्ययन अपने किया है तो डिज़ाइन या नमूना रेखा किससे प्रभावित होता है? रेखा से है, आकार से है, रंग से है, बनावट से। इन सारी चीज़ों का संयोजन क्या है? संतुलन होना चाहिए, लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। अगर इनमें हल्की सी भी फेरबदल हो जाती है तो ये वस्त्र की डिज़ाइन, उसकी बनावट को एकदम से बिगाड़ देते हैं, अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हर चीज़ को एक लयबद्ध तरीके से, एक लय तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। इसका अस्त व्यस्त संयोजन से नमूना आकर्षक नहीं लगता। अगर मान लो कोई अपन किसी चीज़ पे डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके फूल की जो पत्तियाँ होती हैं उसकी पत्तियों की संरचनाएं एक समान होंगी तो ही वो चीज़ अच्छी लगेगी। अन्यथा अगर अपन ने इसकी एक बड़ी बना दी, एक छोटी बना दी, एक बिल्कुल छोटी बना दी तो वो ऑकवर्ड अजीब सा लगता है कि नहीं, ये चीज़ अपने को अच्छी नहीं लग रही, इस पर सूट नहीं कर रहा है। जिस प्रकार किसी भी डिज़ाइन को बनाते समय कला के तत्व महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उसके सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसके अपन ने तत्व एलिमेंट्स पढ़ लिए, अब इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। डिज़ाइन के प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रत्येक प्रकार की कला के कुछ सिद्धांत होते हैं। वस्त्र बनाना और वस्त्र पर डिज़ाइन बनाना दोनों ही अपने आप में एक क्या है? कला है। बहुत भी डिज़ाइन बनाना है। अब अपन किसी भी वस्त्र पे अपने पास मटेरियल आ गया है, कच्चा फैब्रिक है, उस फैब्रिक पे अपन किस प्रकार की डिज़ाइन मटेरियल पे जो भी अपने पास जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उस के सहायता से अपन उस पर कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए डिज़ाइन अपने लिए मायने रखती है। अगर उसी के अकॉर्डिंग अपन उस डिज़ाइन का उपयोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर उस वस्त्र के अकॉर्डिंग अपन उस पर डिज़ाइन वगैरह नहीं उकेरते हैं तो वो उस वस्त्र को पूरे को ख़राब कर देता है, उसके पहनने वाले उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी सवाल उठा देता है। इन सिद्धांतों का अनुकरण आधारभूत मानकर करना चाहिए। इन सिद्धांतों में अनम्य नहीं होना चाहिए, मतलब उस नम्य मान्यता माना नहीं जाता। इसका प्रयोग प्रचलित फैशन और विशिष्ट शारीरिक संरचना के अनुरूप करना चाहिए। इसका उचित संयोजन डिज़ाइन और नमूने की नवीनता व वस्त्र की सुंदरता प्रदान करता है। मतलब वो डिज़ाइन जो अपन लयबद्ध तरीके से अगर अपन करते हैं, अच्छी तरीके से अपन उसको बनाते हैं। अगर किसी भी कपड़े पे अपन 3 फूल बना रहे हैं, 3 बिंदु अपन ने बना दी तो वो बिंदु समान आकृति के होने चाहिए, लयबद्ध तरीके से होने चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। अन्यथा अगर अपन ने कोई डिज़ाइन बनाई है उसमें छोटा बड़ा ऊंचा नीचा अगर उसमें बना देते हैं तो वो उस चीज़ को प्रभावित करती है, वो सही नहीं बनती है। तो सबसे पहले अनुपात क्या होता है कि अनुपात डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महत्वपूर्ण सिद्धांत होगा, इस सिद्धांत के अंतर्गत एक ही डिज़ाइन के नमूने या डिज़ाइन में विभिन्न भागों का आपस में संबंध अनुपात में देखा जाता है, जैसे आकार, बनावट, रंग आदि। इन सब का आधार क्या है? संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों में हो सकता है। वस्त्र में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अनुपात सही समान में होना चाहिए। 1:1 का ही किसी भी वस्त्र का अपन डिज़ाइन बनाते तो वो 1:1 की होनी चाहिए या 2:2 की होनी चाहिए, समान इकाई में होनी चाहिए, तभी वो वस्त्र अच्छा लगता है। वस्त्र में आकर्षक तभी उत्पन्न होता है जब एक समूह में बने डिज़ाइन
डिज़ाइनों में अनुपात समान होता है। अगर अपन ये 1:2 का करते हैं तो वो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती है। संतुलन, किसी भी वस्त्र को बनाते समय उसमें संतुलन सही प्रकार का होना चाहिए, वो आकर्षक, उसमें जो भी डिज़ाइन बनाई है उसका बेस अच्छा होना चाहिए, वो मतलब बहुत आकर्षक करने वाला होना चाहिए, तभी वो चीज़ अपने को अच्छी लगती है। जैसे संतुलन में वस्त्र या परिधान में विश्रामदायक भाव उत्पन्न होना चाहिए, मतलब अच्छा फील होने वाला होना चाहिए, अपनी आँखों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए। संतुलन प्राय वस्त्र की मध्य रेखा से देखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुपात किसी भी सिद्धांत का या वस्त्र का प्रयोग पर वस्त्र का प्रत्येक भाग व्यक्तित्व, तो उसमें क्या है कि व्यवस्थित एवं समान भार का होना चाहिए ताकि वस्त्र सुंदर, आकर्षक व संतुलित दिखाई दे। रंगों और आकृतियों का केंद्र बिंदु के चारों तरफ इस प्रकार का रखा जाए कि केंद्र के प्रत्येक और समान आकर्षण रहे, मतलब समान। जो भी डिज़ाइन अपन बना रहे हैं, मान लो इस पे अपन कोई फैब्रिक अपने पास है, उसके इस कोने पे और इस कोने पे जो डिज़ाइन बनाई है वो समान होनी चाहिए, तभी वो आकर्षण का केंद्र बनता है। जो केंद्र बिंदु अपन ने लिया उसके अनुसार ही सभी कोनों पे समान आकृति की डिज़ाइन होनी चाहिए, तभी वो अच्छा लगेगा। फिर ये है कि संतुलन प्रभावित होता है, ये 2 प्रकार का होता है, औपचारिक संतुलन और एक अनौपचारिक। औपचारिक संतुलन सभी भागों में आकर्षक, जो भी डिज़ाइन होगी, चारों कोनों की जो डिज़ाइन है वो समान आकृति की होती है, तभी वो अच्छा औपचारिक संतुलन कहलाता है। इसमें डिज़ाइन सभी भाग बराबर नहीं होता, मतलब इसमें कोई डिज़ाइन, जैसे ये डिज़ाइन बनाई है उसमें ज़्यादा लाइनिंग कर दी, इसमें कम लाइनिंग कर दी, इसमें बिल्कुल भी एक कोने पे बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं की, तो उसमें क्या है कि जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र परिधि, तो उसमें भी संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या अपने को हर चीज़ लयबद्ध तरीके से संतुलित चीज़ों को देखकर डिज़ाइन का चुनाव करना चाहिए। फिर आता है लय। लय क्या है कि जैसे संगीत में अगर अपन सुर एक समान लगाएंगे तभी वो चीज़ अच्छी लगती है, अपने कानों को प्रिय लगती है। तो उसी प्रकार ये कि डिज़ाइन में अपन कोई भी चीज़ अगर अपन बना रहे हैं तो उसमें लयबद्धता होनी बहुत आवश्यक है। अगर अपन ने केंद्र बिंदु के अनुसार ही सभी कोनों पर जो डिज़ाइन बनाई है वो समान आकृति की है तो वो डिज़ाइन अच्छी लगेगी। अन्यथा क्या है कि उसमें अगर लयबद्धता नहीं है तो वो क्या है, डिज़ाइन एकदम से उस कपड़े का ही मोल भाव सब खराब कर देती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लय प्रकृति और संगीत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक वैसे ही डिज़ाइन में लय का अर्थ होता है कि एक मार्ग में है जो रंग, रचना, रेखा, आकार, अलंकरण पर हमारी आँखों की गति प्रदान करता है। वस्त्र सज्जा में लय उत्पन्न करने के लिए रंग, रचना, रेखा, आकार, बनावट, आकृति आदि में पुनरावर्ती स्वीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए। संपूर्ण वस्त्र में डिज़ाइन का संयोजन रोचक इतना अच्छा होना चाहिए, जो भी डिज़ाइन बनाइए, जो पैटर्न उस फैब्रिक पे बनाया वो बहुत सुंदर आकर्षक लगने वाला होना चाहिए। सारी जो आकृतियाँ उसमें बनी है सही लयबद्ध तरीके से एक लाइन में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, तभी वो अच्छी लगती है। अच्छा दृष्टि अपने आप व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होगा और वो वस्त्र बहुत सुंदर लगेगा। अनुरूपता, वस्त्र संयोजन में एकरूपता एवं अनुरूपता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्त्र पर डिज़ाइन का निर्माण करते समय रेखा, आकार, रंग व बनावट के प्रयोग में एकरूपता के साथ वस्त्र सज्जा करते समय सभी भागों की शैली, आकार, रंग, बनावट एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, तभी अनुरूपता का जो भी डिज़ाइन है, रंग जो फैब्रिक अपन ने लिया उस पर जो किस शैली की वो डिज़ाइन बनी है, जैसे सांगानेरी प्रिंट है अपना, जोधपुरी बंदेज है, तो वो चीज़ें जो होती है वो सही उस शैली से रिलेटेड होनी चाहिए, उस पर आकार सही होना चाहिए, उस पर रंग उसी से संबंधित होना चाहिए, बनावट भी वैसी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। फिर दबाव, एक केंद्र बिंदु अच्छा होगा किसी चीज़ का तो वो हर चीज़ उस पे अपने आप दृष्टिकोण हर व्यक्ति का उस पर फोकस रहेगा कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है,
इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, इसकी बनावट बहुत अच्छी है, तो वो चीज़ एक केंद्र बिंदु बन जाता है कि हाँ इस चीज़ को बनाने वाले ने बहुत फुर्सत से उस चीज़ को बनाया, तो वो चीज़ें अच्छी लैब एक दबावपूर्ण होनी चाहिए। सरल शब्दों में कह सकते हैं एक बिंदु पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि आकर्षक उत्पन्न करे। वस्त्र सज्जा में यदि किसी डिज़ाइन के चारों तरफ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाए तो डिज़ाइन किसी विशेष स्थान, जैसे गले, अगर अपन गले का डिज़ाइन बनाते हैं तो वो अच्छा आकर्षक सुंदर हो तो अपने आप आकर्षित करती है दूसरों को, तो वो बनावट बहुत केंद्र बिंदु उसका अच्छा होना चाहिए। उपरोक्त कला के तत्वों और सिद्धांतों का अध्ययन करने के पश्चात उचित डिज़ाइन वाले वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। वस्त्र भाई अपन इन चीज़ों को जानने के बाद में अपन वस्त्र अच्छे से खरीद सकते हैं, उसकी डिज़ाइन कैसी है, उसका अनुपात लयबद्ध कैसा है, अपन उसके भाई जो भी चीज़ें उसमें हैं अपने को, उसका कपड़ा कैसा है, उसकी डिज़ाइन ख़राब होने वाली तो नहीं है, उसका कलर जाने वाला तो नहीं, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपन उसको बना सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, और वो अपना एक प्रतिबिंब बन जाता है कि वस्त्र के द्वारा ही व्यक्ति का निर्माण होता है, न कि व्यक्ति के द्वारा वस्त्र का। भाई एक व्यक्ति के निर्माण का, पर्सनैलिटी का वस्त्र पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का कैसा है। इसके बारे में अब अपन ने ये पढ़ लिया, सिद्धांत पढ़ लिए, तत्व पढ़ लिए, तो इन सब चीज़ों से ये निष्कर्ष निकलता है जो भी कपड़ा अपन मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी बनावट, उसका आकार, उसकी आकृति, उसकी रंग, उसका रूप, सब चीज़ों को देखकर ही अपने को खरीदना चाहिए। धन्यवाद।